फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम जो आप लोगों का लगा हुआ है 11 जनवरी। बिल्कुल, आप अगर 11 जनवरी को एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं तो आप इस क्लास को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को मैं प्रश्नों को कराने वाला हूँ वो सीधे ही आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो एएनएम में अगर आप इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि इसमें हम कराएंगे टॉप ऐसे 50 क्वेश्चन जो एएनएम के एग्जाम में बार बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन लेना है यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में, क्योंकि आप लोगों का पेपर लगा हुआ है 11 जनवरी को, तो 100% है कि आप यहाँ से प्रश्न एग्जाम हॉल में देखोगे। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को आप लोग करिएगा अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न करने वाले हैं आप, ये सीधे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। और हर एक टॉपिक के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जहाँ से आपके एग्जाम हॉल में और जो आपका सिलेबस है। तो चलिएगा फटाफट से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप जो है अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी आपके समय बचा हुआ है 2 से 4 दिन, ये जो 4 दिन जो क्लास चलेगा ये रामबाण प्रश्न ही होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इन प्रश्नों को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि शरीर के पिछली सतह की सर्जरी हेतु मरीज को कौन सी जो है पोजीशन में रखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का अगर उत्तर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि हर एक प्रश्न को गलत या सही यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे टेस्ट के तौर पे, ठीक है। हर एक प्रश्न आपको टेस्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आप खुद से बनाओगे, और जितने प्रश्नों के आप खुद से उत्तर दोगे उतना ही बेहतर आप स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में। तो शरीर के पिछली सतह की सर्जरी हेतु मरीज को जो है कौन सी पोजीशन में रखा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आपको बताना है प्रोन में, किस पोजीशन में रखा जाएगा उस मरीज को। तो प्रोन पोजीशन, ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, आप सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न की यार और चलेंगे। अगला प्रश्न जो है सेकंड देखिए, शरीर के अग्र सतह की सर्जरी हेतु कौन सी जो है पोजीशन दी जानी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा, और दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। जैसे आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है चारों के चारों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और फटाफट से हम लोग प्रश्नों को करेंगे, तो आप ऑप्शन पढ़ते रहिएगा। पूछा क्या गया है कि शरीर के अग्र सतह की सर्जरी हेतु कौन सी जो है पोजीशन दी जानी चाहिए। तो बात कीजिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जिन्होंने बताया है सुपाइन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुपाइन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, नाक से रक्त आना क्या कहलाता है। नाक से रक्त आना क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कि नाक से रक्त आना क्या कहलाता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। और जिन्होंने बताया है कि नाक से रक्त आना जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे एपिस्टेक्सिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है एपिस्टेक्टिक्स। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नाक का प्रदाह क्या कहलाता है। नाक का प्रदाह क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि नाक का प्रदाह क्या कहलाता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। चारों के चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आपको देखना एग्जाम हॉल में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे राइनाइटिक, राइनाइटिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइनाइटिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है ब्रोनोकाइटिक, ब्रोनोकाइटिस
से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो जिन्होंने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है फेफड़ा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आप लोग प्रश्नों को समझते चलेंगे और याद करते चलेंगे, ठीक है। हम खास करके दो दो बार इसीलिए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं कि आपको क्लास में ही प्रश्न जो है याद हो जाए और आपको सुनने से जो है यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन खास करके याद हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अमोनिया के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, फटाफट से आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे चूज करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अमोनिया का कारण होता है इन्फ्लुएंजा वायरस और स्ट्रोप्टोकोकी वायरस, ये भी होता है, और डिप्लोफोकस डिप्लोकोकस यूनिमो यूनिमोनिया, ये तीनों जो है ये तीनों के कारण होते हैं निमोनिया। ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि डिस्पिया डिस्पिनिया क्या का अर्थ क्या है? डिस्पिनिया का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि डिस्पिनिया का अर्थ क्या होता है? तो जिनने बताया है डिस्पिनिया का अर्थ होता है सांस लेने में दिक्कत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है डिस्पिनिया का मतलब है सांस लेने में दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी। और सी वाले दोस्त जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उत्तर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आर्काइटिस आर्काइटिस निम्न में से कहाँ का जो है संक्रमण है? आर्काइनिस निम्न में से कहाँ का जो है संक्रमण है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे विसरण का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है विसरण का, ऑप्शन नंबर डी सभी लोगों को बताना है। आर्काइटिस जो है एक विसरण का रोग है। अगला प्रश्न है कि ये तो रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैर संचारी नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैर संचारी नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं आप इग्नोर करोगे तो सिलेक्शन में दूर हो जाओगे, ठीक है। तो गैर संचारी नहीं है पूछा जाएगा तो आपको बताना है यहाँ पे MRSA, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शल्य क्रिया के पश्चात एनाल्जेसिक दिया जाता है। शल्य क्रिया के पश्चात एनाल्जेसिक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर टामाडोल, डिक्लोफेनैक सोडियम, तो ये आप लोगों को ए और बी दोनों ही दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है? ये फिर से जो है आप लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है और प्रश्न में पूछा गया है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछेगा। तो उड उड जो है आपको बताना है उड, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न पे फिर से आ चुके हैं। अब जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लड़कियों में मोन्स पोविस पर बालों के प्रकट होने से यौवन में शुरुआत क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर से जो है आप लोगों का अगला फर्स्ट नंबर आ चुका है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अलग अलग जो है टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको चुनकर ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिनने बताया है पूर्वेच, पूर्वेच तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ये पूर्वेच के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकट होने से यौन की शुरुआत क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपको बताना है। आपके जो है यहाँ पे चार के चारों ऑप्शन दिए गए हैं और चारों के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे थिलारचे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है थिरालचे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सीधा देखना आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करिएगा कि पहली पोलियो की जो है खुराक कब दी जाती है। तो बात की जाए कि पहली पोलियो की खुराक कब दी जाती है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जन्म के तुरंत बाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, स्पाइनल डिफ्रेक्टिज किस विटामिन की कमी को इंगित करती है? स्पाइनल डिफॉर्मिटीज किस विटामिन की कमी को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे विटामिन डी, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन देने की भेदक विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न को जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, और आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कम से कम यार क्लास को तो लाइक किया करो, कम से कम क्लास को एक बार लाइक कर दिया करिए। ऑक्सीजन देने की भेदक विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। और पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है नसल कैनुला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के लिए औषधि की मात्रा की गणना का सबसे जो है सटीक एवं अविश्वसनीय तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न के राइट उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेहतर तरीके से उत्तर आना चाहिए कि बच्चों के लिए औषधि की जो है मात्रा की गणना का जो है सबसे सटीक एवं विश्वसनीय तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100, स्टार लगाएंगे छठे नंबर प्रश्न पे। और जिन्होंने बताया है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे BSA के आधार पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बेस्ड ऑन BSA के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हीमोफीलिया निम्न में से किस प्रकार की एकल जो है जीन विसंगति है? हीमोफीलिया निम्न में से किस प्रकार का एकल जीन विसंगतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 7।
तो 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हीमोफीलिया, तो जिन्होंने बताया हीमोफीलिया जो है एक एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस किस जन्मजात विसंगति में 46 के आधार पर 45 जो है गुणसूत्र होते हैं। स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत मजेदार है। किस जन्मजात विसंगति में 46 के स्थान पर 45 जो है गुणसूत्र होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है 8वें नंबर प्रश्न में। और 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया का सबसे जो है सामान्य जो है प्रकार कौन सा है। थैलेसीमिया का सबसे सामान्य जो है प्रकार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि थैलेसीमिया का सबसे जो है सामान्य प्रकार कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अल्फा थैलासीमिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अल्फा थैलासीमिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हीमोफीलिया का सबसे जो है सामान्य प्रकार कौन सा है। हीमोफीलिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे, क्या होने वाला है। तो बात की जाए कि आपका राइट उत्तर क्या हो रहा है, यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये 10वां प्रश्न है, कर लीजिएगा, ये 10वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आपका राइट उत्तर हीमोफीलिया ए, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है मधुमेह मेलिटिस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिन में डिस्चार्ज की जो है औसत मात्रा लगभग कितनी होती है। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की जो है औसत मात्रा लगभग कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है और फटाफट से आपको बताना है कि ये होता है 250 ml, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि डिलीवरी के बाद प्रथम 3 दिन तक लुकिया का रंग कैसा होता है। डिलीवरी के बाद प्रथम 3 दिन तक लोकिया का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का तो राइट उत्तर आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे लाल नहीं पीला सफेद, जिन्होंने बताया है पीला सफेद, ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लुकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है। लुकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन आपके सामने है 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे, लुकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है। तो जब लुकिया रुब्रा पूछेगा तो आपको रेड बताना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लुकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है। लुकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है। लुकिया सिरोसा का रंग कैसा होता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ये होता है गुलाबी, ठीक है, पिंक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकिया एल्बा का रंग कैसा होता है। लोकिया एल्बा का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठे पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोगों को बताना है। लोकिया एल्बा का रंग कैसा होता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पीला सफेद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय दिया जाने वाला जो है टीका कौन सा है। जन्म के समय दिया जाने वाला जो है टीका आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग कि जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर छठा। तो जिन्होंने बताया है BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था में गर्भाशय संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी। गर्भावस्था में गर्भाशय संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी, क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि ब्रेक्सटोन हुक ने, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी जो है संरचना प्रोटोजेस्टोन हार्मोन स्रावित करती है। क्वेश्चन आपके सामने है कि गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी जो है संरचना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे कार्पस लुटियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण के वजन के अनुपात के लिए कौन सा जो है फार्मूला प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के वजन के अनुमान के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है, तो जिन्होंने बताया है शेफर्ड सूत्र, हैंडलॉक का सूत्र, जॉनसन का सूत्र, इनमें सभी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पैप स्मीयर का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है। पैप स्पीयर का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है, तो जिन्होंने बताया है ग्रीवा कैंसर के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पैप स्पीयर का प्रयोग किस निदान के लिए किया जाता है, ये तो हो गया अभी। गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर फंडल की ऊंचाई नाभिक के स्तर पर होती है। गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर फंडल की ऊंचाई नाभिक के स्तर पर होती है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 22 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य प्रसव के बाद महिला को कितने घंटे तक जो है अस्पताल पर रुकना चाहिए। सामान्य प्रसव के बाद महिला को कितने घंटे तक अस्पताल पर रुकना चाहिए, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 48 घंटा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आज की क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने अब तक हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।